निश्चय इस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सुगोली की संधि कभी-कभी किस संदर्भ में चर्चा में रहती है? भारत चीन सीमा विवाद, भारत भूटान सीमा विवाद, भारत नेपाल सीमा विवाद या भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। वैसे तो ये पिछले 2 महीनों से लगातार चर्चा में है, पर देखते हैं अभी ये संधि किस लिए चर्चा में है। देखते हैं। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवाओं से संबंधित 1947 में हुए नेपाल, भारत और ब्रिटेन के मध्य त्रिपक्षीय समझौते को निरर्थक बताया गया है और ब्रिटेन से इस समझौते का रिव्यू करने का आग्रह किया गया है। इस समझौते के तहत औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सेना में जो गोरखा सैनिक होते थे, उन गोरखा सैनिकों को ब्रिटेन की सेना और भारत की सेना के मध्य में बांट दिया गया था। आज भी ब्रिटेन की सेना में गोरखा सैनिक होते हैं और उनकी संख्या वहां पे लगभग 3% है और भारत की सेना में भी गोरखा सैनिक होते हैं। अब चूंकि भारत और नेपाल के मध्य सीमा को लेकर विवाद है, तो इसलिए ये गोरखा सैनिकों का मुद्दा भी नेपाल के द्वारा उठाया गया है। हालांकि ब्रिटेन पे गोरखा सैनिकों के साथ भेदभाव करने का आरोप नेपाल काफी समय से लगाता रहा है और अभी आरोप भारत के साथ भी लगाए गए हैं। ये जो सुगोली की संधि है, इसका संबंध भी भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद से है। इसी सीमा विवाद के कारण ये गोरखा सैनिकों का मुद्दा उठाया जा रहा है। जो आरोप ब्रिटेन पे लगाए जाते थे कि वो इन सैनिकों के साथ भेदभाव करता है, वही भारत के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं और इस समझौते को निरर्थक बताकर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुगोली की संधि से संबंधित है। भारत नेपाल सीमा विवाद से संधि संबंधित है। नेक्स्ट, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह एक दंडात्मक निरोध कानून है। नंबर 2, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष जमानत आवेदन करने का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन से कथन सही है ये पहचानना है। इसको भी देखते हैं क्यों चर्चा में है। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू है। कब से लागू है? 1978 से वहां पर ये लागू है। और अभी जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा इसका समाप्त किया गया था, तब 5 अगस्त को इस कानून के तहत वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के 2 दर्जन से अधिक नेता और 500 से अधिक लोगों को इस एक्ट के तहत नजरबंद किया गया है, या कह सकते हैं कि उन्हें बंद किया गया है और उन्हें अभी तक और उनमें से अधिकांश को अभी तक रिहा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट चर्चा में है। देखते हैं इस एक्ट के बारे में। ये जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 भी कहा जाता है इस एक्ट को, और इसी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी कहते हैं संक्षेप में। ये एक निवारक निरोध कानून है। आपको पता होगा कि निरोध 2 प्रकार का हो सकता है, या गिरफ्तारी 2 प्रकार की हो सकती है, दंडात्मक या निवारक। दंडात्मक में आपने कुछ अपराध किया होता है और आपको उस अपराध के लिए दंड देने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि निवारक में आपने कुछ अपराध नहीं किया होता, बल्कि कुछ ऐसी संभावना होती है कि शांति व्यवस्था को कोई खतरा आपसे हो सकता है या आप कोई अपराध को अंजाम देने वाले हैं। उस स्थिति में निवारक निरोध किया जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही प्रकार के निरोध का प्रावधान है, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये कैसा निरोध है? निवारक निरोध। यह अपराध करने पर दंडात्मक निरोध नहीं है। तो जो हमारा पहला विकल्प था कि ये कानून एक दंडात्मक निरोध कानून है, वो गलत हो जाएगा। ये दंडात्मक निरोध कानून नहीं है, निवारक निरोध कानून है। शुरुआत में यह कानून लकड़ी की तस्करी को रोकने और तस्करों को स्वतंत्र घूमने इस पे लागू करने के लिए इसे लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे बाकी क्षेत्रों पर भी बढ़ा दिया गया। वर्तमान में किसी व्यक्ति की गतिविधियों से राज्य की सुरक्षा को खतरा होने पर 2 साल तक के लिए तथा सार्वजनिक व्यवस्था में खतरे की आशंका होने पर उसे 1 वर्ष तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। तो 5 अगस्त 2019 को कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है, उनमें से अधिकांश को, जिस वजह से ये चर्चा में है। ध्यान रखेंगे, राज्य को खतरा होने पर 2 वर्ष और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने पर 1 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन ये आदेश देता है? तो संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट, डीएम को भी इसके लिए आदेश देने का अधिकार है। वो भी किसी को निवारक निरोध में रख सकते हैं। गिरफ्तारी के समय कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है, बताया जाना चाहिए लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। सार्वजनिक हित में इसे
छुपाया भी जा सकता है। ये प्रावधान भी संविधान में पहले ही किया जा चुका है। इस केस में वो व्यक्ति बेल के लिए आवेदन नहीं कर सकता, किंतु उसके संबंधी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ध्यान रखना, बेल के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। और इन लोगों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर करी हैं 600 से ज्यादा, और उनमें भी केवल 1% पे भी सुनवाई हुई है, इसलिए भी ये चर्चा में है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका आपको पता होगा, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 126 के अनुसार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। इसका मतलब इस कानून के खिलाफ याचिकाओं को केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम एक दंडात्मक निरोध कानून है, गलत। निवारक निरोध कानून है। नंबर 2, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष आवेदन करने का अधिकार नहीं है, सही है। व्यक्ति को नहीं है तो वो अपने संबंधियों के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। पूछा है कौन से सही है? केवल 2 सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? एक तरफ नेविगेशन प्रणाली है और दूसरी तरफ देश। बेईदो या कहीं कहीं इसे बेईदू भी लिखा जाता है, ये चीन की नेविगेशन प्रणाली है। ग्लोनास इजराइल की नेविगेशन प्रणाली है। गैलीलियो रूस की और नाभिक भारत की। तो इसमें से सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। देखते हैं तो क्यों चर्चा में है। हाल ही में चीन द्वारा अपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली बेईदो को पूरा करने की घोषणा की गई। पूरा करने की घोषणा मतलब इस प्रणाली में जितने भी सैटेलाइट हैं, जैसे इसमें 27 उपग्रह हैं, तो चीन ने पहले 1 उपग्रह भेजा होगा, फिर 2, धीरे धीरे करके जब सब उपग्रह पूरे हो जाएंगे तो घोषणा की जाएगी कि प्रणाली कंप्लीट हो चुकी है। तो हाल ही में चीन ने घोषणा की है कि उसकी नेविगेशन प्रणाली पूर्ण हो चुकी है। यह चीन निर्मित सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है। बाकी इस प्रणाली में जो ये 27 उपग्रह हैं, मध्य भूकक्षा या मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसमें इनको भेजा गया है। और भूस्थितिक कक्षा में 5 उपग्रह हैं और आनत भू समकाली कक्षाओं इंक्लिन्ड जियोसिंक्रोनाइज ऑर्बिट में 3 उपग्रह हैं। कुल मिला के 5 + 3 + 27 35 सैटेलाइट की ये प्रणाली है। 35 सैटेलाइट की ये प्रणाली है। जब 35 सैटेलाइट कंप्लीट हो गए तो चीन ने घोषणा की कि उसकी बेईदू नेविगेशन प्रणाली पूरी हो चुकी है। जीपीएस हम जानते हैं अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली है। रूस की नेविगेशन प्रणाली है ग्लोनास। ग्लोनास विकल्प में ग्लोनास किसकी दी हुई है? इजराइल की, तो वो गलत हो जाएगा ग्लोनास वाला। यूरोपीय संघ की प्रणाली है गैलीलियो। विकल्प में गैलीलियो को बताया गया है रूस की नेविगेशन प्रणाली, वो विकल्प गलत हो जाएगा। भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम नाविक है, ठीक हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेईदो चीन की नेविगेशन प्रणाली है, ठीक। ग्लोनास इजराइल की नहीं है, रूस की है। और गैलीलियो रूस की नहीं है, यूरोपीय संघ की है। और नाभिक भारत की प्रणाली है। तो 4 ठीक है और 1 ठीक है। सही पूछा होगा तो 1 और 4, गलत पूछा होगा तब 2 और 3। पूछा है सही उत्तर चुने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 4। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली एनटीपीएस या राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली एनटीपीएस, कुछ भी लिखें एक ही बात है, हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। देखते हैं क्यों चर्चा में है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम टिम्बर, बांस, अन्य वन उपज के लिए, मतलब ये जंगल से संबंधित है, वन उपज से संबंधित है, के लिए एक ऑनलाइन पारगमन पास जारी करने वाली प्रणाली है। इसे हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। आंसर भी पता चल गया और ये भी पता चल गया ये किसकी ट्रांजिट प्रणाली है? वन से संबंधित है। टिम्बर, बांस, वन उपज, इन सब से ये संबंधित है। इस प्रणाली के बाद में ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, ऑनलाइन ही पास जारी कर दिया जाएगा और ये जो पास होगा ये पूरे देश में मान्य होगा, पूरे भारत में मान्य होगा। इससे वनोपज के निर्बाध आवागमन में वृद्धि होगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ट्रांजिट प्रणाली हाल ही में शुरू की गई है, किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? एशियाई जंगली कुत्ता संकटापन्न है आयुसीएन स्थिति में,
यानी कि एंडेंजर्ड है। हिम तेंदुआ सुभेद्य है यानी कि वल्नरेबल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रांतिक रूप से संकटापन्न है यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हमें पहचानना है इनमें से कौन से सही रूप से मैच हैं। देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। अधिकांश क्षेत्रों में ढोल प्रजाति को एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, रेड डॉग इन नामों से भी जाना जाता है। तो चाहे हम बोलें कुत्तों की ढोल प्रजाति, एशियाटिक वाइल्ड डॉग या बोले इंडियन वाइल्ड डॉग या रेड डॉग, उस सबका एक ही अर्थ है। तो इनकी संख्या कम हो रही है इनके आवासों को नष्ट किए जाने के कारण, जिस वजह से ये चर्चा में है। और जो ढोल है एशियाई जंगली कुत्ता है, वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला एक जंगली और मांसाहारी जानवर है। जंगली मांसाहारी जानवर है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाया जाने वाला। IUCN में इसे एंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। साइट्स में इसे उसकी परिशिष्ट 2 में रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसमें इसको दूसरी अनुसूची में रखा गया है। ये चर्चा में है एशियाई जंगली कुत्ता, इसलिए इसको और अन्य को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। एशियाई जंगली कुत्ता संकटापन्न है, एंडेंजर्ड है या लुप्तप्राय है, ठीक है। हिम तेंदुआ सुभेद्य है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रांतिक रूप से संकटापन्न है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। एशियाई जंगली कुत्ता संकटापन्न सही है। हिम तेंदुआ सुभेद्य वल्नरेबल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रांतिक रूप से संकटापन्न क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये भी ठीक है। तीनों सही सुमेलित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। अगर एक क्विज आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।